आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 3.4 पढ़ेंगे। प्रश्नावली 3.4 के कुछ सवाल हल करेंगे जिसमें प्रतिस्थापन और विलोपन के सवाल हैं। तो सबसे पहले विलोपन के सवाल पढ़ेंगे, उसी सवाल को मैं प्रतिस्थापन से भी हल करूँगा। तो कोई एक सवाल हम लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि सवाल मैं लेता हूँ प्रश्नावली 3.4 में चौथा सवाल, इसमें है x/2 प्लस 2y/3 = -1। अब दूसरा इसी में है, चूँकि ये युगपत समीकरण कहते हैं, इसमें दो समीकरण बन के एक निकाय बनाते हैं, युगपत समीकरण बनाते हैं। और दूसरा है x - y/3 = 3। तो यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से हल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हमको जो सवाल है उसमें कोई भी राशि हर में ना रहे, यानी हर में बटा 1 रहे। तो जैसे ऐसे सवाल आपने देखे होंगे 3x + y = 4, x + y = 3, ऐसे सवाल होने चाहिए, तभी आप हल कर सकते हैं। तो जो इसका सामान्य समीकरण है वो है इसी फॉर्म में होता है, लेकिन ये बटे के जो संख्याएं हैं इनको हटाना है। तो बटे की संख्याएं हटाने के लिए यदि दोनों चरों में बटा हो तो आपको लघुत्तम लेना पड़ेगा, और यदि एक चर में बटा हो तो उस हर का दोनों पक्षों में आप गुणा कर देंगे, लेकिन जिसके बटा होगा उसमें गुणा नहीं करेंगे। तो आप इधर भी गुणा कर देंगे, इधर भी गुणा कर देंगे, तो ये बटा हट जाएगा। तो इसका गुणा संख्या से होगा, तो यहाँ संख्या कुछ भी नहीं है तो 1 मानेंगे, चिन्ह भी नहीं है तो प्लस मानेंगे। तो 3 एकम 3, और ये चर ज्यों का त्यों घात से उतर आएगा, चिन्हों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और इसमें बटा नहीं कर, जो जिसके बटा है ये अंक, उसमें गुणा नहीं करना है, उससे बटा हटा देंगे, और इधर हो जाएगा 3 × 3 = 9। ये आपका बन गया समीकरण 2। और इधर आपको लघुत्तम लेना है। तो जब आप लघुत्तम लेंगे तो 2 और 3 का मैं हल करके बताता हूँ। लघुत्तम में आपको ध्यान में रखना है कि अभाज्य संख्याओं से ही काटना है। तो चूँकि 2 और 3 दोनों अभाज्य हैं, तो अभाज्य संख्याएं ही यदि हों तो उनका लघुत्तम निकालने के लिए उनका आपस में गुणा कर देंगे, यदि अभाज्य संख्याएं हों। अभाज्य संख्याओं का लघुत्तम निकालने के लिए उनका आपस में गुणा कर देते हैं। ये ध्यान में रखना है। मेरा वीडियो आप देखिए, उनमें आपको समझ में आएगा। तो 2 तिहाई 6, लेकिन यदि भाज्य संख्याएं होंगी तो आप उनको विभाजित करेंगे, किनके माध्यम से? अभाज्य संख्याओं के माध्यम से। तो यहाँ पर आपका एलसीएम आ गया 6। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे 6 है और बराबर हो गया -1। तो इससे जो इसके पहले पद के बटा है उससे आप एलसीएम को विभाजित करेंगे। तो 2 तिहाई 6, ये आ गया 3। तो जो भागफल आया उसका गुणा ऊपर करेंगे, कहाँ पर? हर में। तो हर के पास कोई संख्या नहीं है तो 1 मानेंगे। तो 3 एकम 3, चूँकि चिन्ह यहाँ पर प्लस है तो प्लस ही रहेगा, और वो चर ज्यों का त्यों उतर आएगा। उसके बाद प्लस है तो ये प्लस, फिर इसके बाद इस हर से इस एलसीएम को भाग करेंगे। तो यहाँ पर 3 दूनी 6, यहाँ पर भी 0 आया। 0 आना चाहिए। यदि आपके हरों से एलसीएम विभाजित हो के 0 शेषफल नहीं दे रहा है तो आपका एलसीएम गलत है। माने हर से जब आप विभाजित करेंगे, जितने भी हरों का आपने एलसीएम लिया है उन सभी हरों से एलसीएम पूर्णतः विभाजित हो जाना चाहिए, मतलब शेषफल 0 आना चाहिए। अब इस 2 का गुणा आप ऊपर की संख्या के अंक से करेंगे। तो इस भागफल का गुणा करेंगे यहाँ, तो 2 दूनी 4। अब यहाँ पर
फिर भी एक संख्या बची हुई है। तो मैंने बताया कि जिसके बटे संख्या हो उसमें बस गुणा नहीं करते हैं, उसको हटाने के लिए आप दोनों पक्षों में गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर चूँकि यह दोनों के बटा है 6, तो इसको हटाने के लिए इस संख्या का दूसरे पक्ष में गुणा कर देंगे। अब चूँकि 6 का गुणा ना इसमें हो सकता है ना इसमें, क्योंकि दोनों के बटा है, तो इसको इधर गुणा कर देंगे। तो यह संख्या, ये मैं यहाँ इम्प्लाइज करके लिख रहा हूँ, थोड़ा समझने में आपको दिक्कत हो रही होगी, लेकिन मुझे गहराई से आपको समझाना है, इसलिए मैंने ऐसा वीडियो बनाया है। 3x + 4y कि आपको कड़ी दर कड़ी बता दूं कि किस तरीके से ये हमारा समीकरण एक सामान्य समीकरण बनता है। तो 3x + 4y = 6 एकम ये वज्र गुणन कहलाता है, माने हर का गुणा ऊपर वाली यानी अंश से होगा, अंश का हर से, हर का अंश से, यदि बीच में बराबर रहे तो 6 एकम 6। अब चूँकि यहाँ पर ध्यान देना है कि इसका चिन्ह प्लस है और इसका चिन्ह माइनस है, तो चिन्ह में परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ एक ऋण रहेगा तो चिन्ह में परिवर्तन नहीं होगा, यदि यहाँ भी ऋण होता तो प्लस बन जाता, इसलिए यहाँ पर आएगा माइनस। ये बन गया आपका समीकरण 1। अब क्या करेंगे, परीक्षा में इस तरीके से हल नहीं करेंगे। परीक्षा के लिए आप करेंगे x/2 + 2y/3 बराबर ऋण 1 है। तो पहले इसको पूरा हल कर लेंगे। यहाँ पर आप लिखेंगे 6 बराबर -1, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, इसको भाग करेंगे तो 3 आया, 2 तिहाई तिक्के आया तो 3 का गुणा ऊपर करेंगे तो 3 एकम 3, फिर इसका 3 दूनी 2 दूनी 4y, फिर इसको हटाएंगे, यहाँ गुणा कर देंगे, ये इम्प्लाइज साइन लगाएंगे, 3x ये आप किनारे में लगाएंगे, जो कॉपी होती है उसके किनारे लगाते जाएंगे, स्वतुल्य का चिन्ह है। 3x + 4y बराबर 6 एकम 6, और ये माइनस आ गया, आपका बन गया समीकरण 1। फिर इसके बाद दूसरा लिखेंगे, दूसरा है x - y/3 = 3, इधर भी 3 का गुणा, इधर भी, और जिसके अपॉन है, जिसके बटा है उसमें नहीं करेंगे, तो 3x - y बराबर 3 त्रिकाई 9, ये बन गया समीकरण 2। अब किस विधि से हल करेंगे, विलोपन विधि से। विधि है विलोपन, विलोपन विधि से हल करेंगे। तो विलोपन का मतलब है एक चर का विलोपन आप करेंगे। एक चर जो होगा, एक चर को शून्य बनाना है, यानी विभाजित कर देना है, घटा देना है, सॉरी विभाजित नहीं करना, घटा देना है, एक चर को शून्य करना है। तो शून्य करने के लिए जो नियम है, क्या नियम है कि आप यहाँ पर दोनों, यहाँ पर चर देखिए, ये 3x + 4y = -6 है और ये 3x - y बराबर 9 है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ 3x है, यहाँ 3x है, तो हमको ऊपर नीचे गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमको एक समान संख्या और एक समान चर तो ऑलरेडी x सेम है, हमको संख्याएं ही समान करना पड़ता है। तो संख्याएं समान करने के लिए नीचे की संख्या का गुणा ऊपर के सभी पदों में, और ऊपर की संख्या का गुणा नीचे के सभी पदों में। तो रूल क्या है, यदि x चर को विलोपित करना चाहते हैं, x चर को विलोपन करना है, पहले थोड़ा मैं रूल बता दूं। यदि x चर को विलोपन करना है तो जैसे मान लीजिए x है, यहाँ पर 3 और 6 है, और यहाँ पर और टर्म लिखे हुए हैं, जितने भी टर्म आपके हैं, टर्म मतलब पद, यहाँ पर मैं लिखे देता हूँ समझाने के लिए। तो दोनों को बराबर करना है, माने इन x को विलोपित करना है, तो इस x की संख्या का गुणा ऊपर और इस x के पास जो संख्या है उसका गुणा नीचे, तो सभी पदों में करेंगे।
तो ये 6 त्रिक 18, तीछंग 18 दोनों सेम बन जाएंगी। अब यहाँ पर ध्यान देना कि ये प्लस है, ये प्लस है, तो प्लस प्लस तो जुड़ जाएंगे। तो संख्याएं बराबर करने के बाद चिन्ह को आपको प्लस माइनस बनाना है, प्लस माइनस या माइनस प्लस। ऊपर वाली चिन्ह नहीं बदलेगी, चिन्ह नीचे वाली बदलेगी। तो मान लीजिए कि यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जैसे प्लस 3x है और प्लस 6x है, तो यहाँ पर 6 त्रिक 18, तीछंग 18 आपने बना दिया, लेकिन साइन तो चेंज नहीं होंगे, साइन वही रहेंगे। तो ये तो कैंसिल नहीं होगा क्योंकि प्लस प्लस जुड़ जाते हैं। और यदि -3x है, -6x है, तब भी चिन्ह का गुणा नहीं करेंगे, माने -6 का गुणा ऊपर नहीं करेंगे, केवल संख्याओं का गुणा करेंगे। तो संख्याओं का ही गुणा करेंगे तो ऊपर आ जाएगा -18x और नीचे आ जाएगा -18x। तो यहाँ भी नहीं कटेगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि अपने से चिन्ह परिवर्तन करेंगे, यानी ये माइनस है तो ये प्लस और ये प्लस है तो माइनस। तो एक +18x है और एक -18x। तो मैंने बताया कि संख्याएं या पद समान हो और एक ऋण हो और एक प्लस हो तो वो घट कर क्या मिलेंगे, 0। अब इसमें ध्यान रखना कि जो चर होता है वो घात 1 होती है, तो घात समान होनी चाहिए चर की, पर ये बीजगणित का रूल है। पर यहाँ पर आपको ध्यान रखना है चर समान ही होंगे, बस संख्याएं समान करना है और काटने के लिए आपको चिन्ह असमान करना है, अलग अलग। तो यहाँ भी अब कट जाएगा। तो जब चिन्ह बदलेंगे तो सभी के चिन्ह नीचे वालों के बदल जाएंगे। तो और कटें या ना कटें, लेकिन जिस चर की संख्या का ऊपर नीचे गुणा कर रहे हैं उसको आपको घटाना है। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर यदि आपको इस तरीके से सवाल मिल गया -3x, आगे कुछ भी संख्या लिखी हुई है और यहाँ मिल गया +3x, तो यहाँ पर यदि सवाल में हमको पूरा बराबर मिल रहा है, सवाल इस तरीके से मिल गया कि दोनों पद समान है और एक प्लस है और एक माइनस है, तो यहाँ पर फिर हमको गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, ना चिन्ह बदलने की, क्योंकि प्लस माइनस ही ऑलरेडी मिल गया है। अब ये ध्यान रखना कि चाहे ऊपर प्लस रहे नीचे माइनस रहे, चाहे नीचे माइनस रहे, चाहे ऊपर माइनस रहे नीचे प्लस रहे, और यदि पद भी समान मिल गए तो फिर हमको चिन्ह परिवर्तन नहीं करना है जिस चर का हम विलोपन करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कि -x + y = 6 और यहाँ -6x - y = 8 है। तो यहाँ पर देखिए यदि x चर का विलोपन करेंगे तो चिन्ह परिवर्तन करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों माइनस नहीं कटेंगे, चिन्ह बदलना पड़ेगा। लेकिन यदि y चर का विलोपन करेंगे, मान लीजिए कि मैं यहाँ संख्याएं भी लेता हूँ, तो संख्या मान लीजिए कि आपने 5 का गुणा नीचे कर दिया और 1 का गुणा ऊपर कर दिया, तो आपको अंक तो समान करने पड़ेंगे, लेकिन चिन्ह तो आपको प्लस माइनस चाहिए घटाने के लिए, तो मिले हुए हैं तो आपके कट जाएंगे। पर जब नीचे भी 5 हो, तो दोस्तों इस तरीके से आपको समझना है। तो इस सवाल को हल करते हैं। तो यहाँ पर मैं इन पदों को लिखता हूँ, 3x + 4y, 3x + 4y = -6, और इसमें है 3x - y = 9, 3x - y = 9। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, मैं एक बार सवाल देख लूँ, 3x + 4y = -6, 3x - y = 9। तो यहाँ पर मान लीजिए x चर आप विलोपित करेंगे, चूँकि जितना हो सके आपको समय बचत करना है, परीक्षा में यह नहीं करना है कि आप y चर का विलोपन करने में लग जाएं। यहाँ पर देखिए पद समान मिल गए हैं,
लेकिन चिन्ह समान नहीं होने चाहिए, चिन्ह आपको प्लस माइनस चाहिए। तो आप क्या करेंगे, समीकरण 1 है, समीकरण 2 है, तो लिखने का तरीका यह रहता है कि समीकरण 1 से समीकरण 2 घटाने पर जब आप चिन्ह परिवर्तन करेंगे, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, और यदि आपको प्लस माइनस मिल जाएंगे तब आप जोड़ने पर लिखेंगे। मान लीजिए बाई चर को आप विलोपित करते तो यहाँ पर प्लस और माइनस मिल गया है, माने एक प्लस और एक माइनस होना चाहिए। अब माइनस ऊपर रहे प्लस नीचे रहे, या प्लस ऊपर प्लस नीचे रहे माइनस ऊपर रहे, तो यहाँ पर चिन्ह परिवर्तन नहीं करेंगे, यहाँ पर संख्या समान करेंगे। यानी चूँकि ऊपर 4 है नीचे 1 है, तो 1 का गुणा ऊपर के सभी पदों में करेंगे और 4 का गुणा नीचे के सभी पदों में करेंगे जब बाई चर को विलोपित करना हो। लेकिन चिन्ह नहीं बदलेंगे क्योंकि हमारे पास एक प्लस माइनस है, लेकिन यहाँ पर सेम साइन है, सेम साइन कभी नहीं घटते हैं, तो यहाँ चिन्ह बदलेंगे। तो चिन्ह बदलेंगे तो इसका बदलेंगे तो बदलेंगे सभी का, तो ये तो कट जाएंगे यानी घट जाएंगे, सॉरी कटना नहीं, कटना तो विभाजन में होता है, घट जाएंगे। और इसका चिन्ह बदलेंगे तो ये माइनस है तो प्लस, और ये प्लस है तो माइनस। तो यहाँ पर क्या आ गया, सेम साइन जुड़ जाते हैं तो ये बाई ज्यों कहते हैं उतार लेंगे। जोड़ घटाना में इनमें छेड़खानी नहीं करते हैं, इनके बस ये आपको ध्यान में रखना है। भाग में मैंने बताया पिछले वीडियो में कि जैसे गुणा करने के बाद जो भी आएगा उसको कहाँ रखते हैं, समान चर और समान घात। तो ये समान घात हैं, घातों में कोई परिवर्तन नहीं। अब यहाँ पर क्या आएगा, संख्याएं जुड़ेंगी तो यहाँ पर 1 मानेंगे तो 4 1 5 बाई प्लस, और यहाँ माइनस माइनस समान चिन्ह जुड़ जाएंगे। अब ये प्लस नहीं रह गया है, पहले प्लस था लेकिन चूँकि इसको घटाना था तो इसको घटाने के कारण इसका भी चिन्ह बदला, इसका भी चिन्ह बदला, तो ये प्लस हो गया और ये तो ऑलरेडी प्लस है, तो सेम साइन जुड़ जाते हैं। तो यहाँ भी माइनस माइनस जुड़ेगा तो माइनस आएगा 15। अब जो भी गुणे की चीज़ होती है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो जिसका मान निकालना रहता है जिस चर का, उसके पास कोई भी संख्या नहीं होनी चाहिए सिवाय 1 के। तो यहाँ पर ये 5 है तो 5 को हटाना है। तो जो गुणे में चीज़ होती है तो यदि ऊपर है तो दूसरे पक्ष के नीचे जाएगी, और नीचे है तो दूसरे पक्ष के ऊपर जाएगी। इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये कहाँ जाएगी, दूसरे पक्ष के नीचे। तो फिर से एक बार बाई लिखेंगे और बराबर लगाएंगे, इधर परिवर्तन नहीं करेंगे। ये ऋण 15 ज्यों कहते हैं बना रहेगा, नीचे 5, चिन्ह जरूर चला जाएगा। यदि ऋण होता तो ऋण भी ले जाते, तो ऋण ऋण कैंसिल होता, लेकिन प्लस है तो प्लस तो ऑलरेडी बना है। अब -1 है तो कटेगा नहीं, तो 5 तिहाई 15, तो यहाँ आ गया -3। वाई की वैल्यू आ गई -3। अब बाई का मान हम किसी भी समीकरण में रख दें तो हमको मिल जाएगा x का मान। तो बाई बराबर -3 समीकरण 1 में रखने पर, तो एक समीकरण को पहले आप लिख लीजिए, 3x + 4y बराबर -6। तो यहाँ पर हमने लिख लिया। अब जहाँ पर बाई होगा वहाँ पर ऋण 3 लिखेंगे, तो 3x + 4। अब ये गुणा का चिन्ह है तो यहाँ पर मैं गुणा लगा रहा हूँ, और बाई हटा देंगे, उसकी जगह लिख देंगे ऋण 3, कोष्टक लगा देते हैं और बराबर ऋण 6। तो यहाँ 3x ज्यों कहते हो, अब 4 तिहाई 12, तो दोनों के पास, यहाँ इसके पास प्लस है और इसके पास माइनस है, तो एक माइनस है तो माइनस ही आएगा। यदि इधर भी माइनस होता तो प्लस हो जाता, और यदि यहाँ प्लस होता और यहाँ भी प्लस तो प्लस ही आता। तो एक माइनस गुणा में हो या भाग में हो माइनस ही रहता है, 2 माइनस रहें, गुणा में रहें या भाग में रहें तो प्लस बन जाते हैं, ये याद रखिए आप। और प्लस प्लस रहे तो प्लस ही रहता है, वो माइनस कभी नहीं होता है, और बराबर ऋण 6। अब यहाँ पर जो ये संख्या है, यानी इसके पास x नहीं है तो ये बिना x वाले के पास जाएगी, तो इसका पक्षांतरण होगा। तो जिसका पक्षांतरण नहीं होगा उसको लिख लेंगे, ये प्लस यहाँ पर मैं बनाए देता हूँ आपको धोखा ना हो।
और ये जो जो नहीं जाएगा उसको लिख लीजिए। अब ऋण 12 बाएं से दाएं जाएगा, तो बाएं से दाएं या दाएं से बाएं जाने पर जब बराबर लगा रहे, तो जो संख्या बाएं से दाएं या दाएं से बाएं जाती है तो उसका चिन्ह बदल जाता है। ऋण रहेगा तो धन बन जाएगी, धन रहेगा तो ऋण। तो ये 12 लिख दिए। अब 12 का चिन्ह इधर नहीं लिखा जाता, 12 का चिन्ह इधर, तो चिन्ह क्या बन जाएगा? प्लस। तो ये 3x हो गया, और एक ऋण और एक धन है तो घटेगा। अब ये 0 नहीं होगा क्योंकि 12 है ये और ये 6 है, तो 6 आएगा। और घटाने के बाद इसमें कौन सा चिन्ह आएगा? जो निरपेक्ष रूप से दोनों बड़ी हों। निरपेक्ष का मतलब होता है बिना चिन्ह के, तो बिना चिन्ह में कौन बड़ी है? 12। तो 12 चिन्ह प्लस, प्लस लिखा नहीं जाता। अब यहाँ पर वही रूल जो मैंने ऊपर बताया था कि इसको हटाना, जिसका मान निकालना है उसके पास कोई भी अंक नहीं होने चाहिए, चिन्ह भी उसका प्लस होना चाहिए और संख्या क्या होनी चाहिए? 1। तो यहाँ पर बजे गुणन होगा तो 6/3, 3 दूनी 6, तो यहाँ गया x बराबर 2। तो हमारे पास आ गया y बराबर -3 और x बराबर 2। अब हमको जांच करनी है कि हमारा सवाल सही है कि नहीं सही है, तो इसको चेक करेंगे समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 से चेक कर लेते हैं, किसी भी समीकरण से चेक कर सकते हैं, ये सब 1 2 दोनों से। तो हम 2 ले रहे हैं, तो 2 में क्या है? 3x - y = 9। तो इधर तो कोई चर नहीं है तो इधर कोई मान नहीं आएगा। इधर x और y है तो x हटा के y हटा के मान रखेंगे। तो इधर यदि +9 है तो यदि इधर भी +9 आ जाएगा तो सही है, यदि नहीं आया तो हमारा सवाल गलत है। तो 3 × x का मान है 2, फिर ऋण लगा है, फिर इसके बाद y का मान रखें। ये ऋण तो इस समीकरण में है, फिर y का मान है वो -3 है तो उसमें भी -3 रखेंगे, और इधर बराबर 9 और चिन्ह है प्लस। चिन्ह भी ध्यान रखना कि 9 आ जाए और चिन्ह आ गया माइनस तो आप सोचे बराबर हो गया। +9 का मतलब होता है इधर भी +9, तो इधर प्लस ये भी है और प्लस ये भी है, तो प्लस प्लस हमेशा प्लस ही रहता है। 3 दूनी 6 और ये गुणा है तो ऋण 2 हो गए, तो ऋण ऋण धन, और ये 3 आया है और ये +9। अब ये दोनों सेम साइन जुड़ गए तो +9 हमारा माने सवाल सही है कि y का मान -3 और x का मान -2। दोस्तों, हमारी इस वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए। आपको यदि वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, और प्रतिस्थापन और पॉलिनोमियल यानी आपको जो भी समझना है उसके लिए कमेंट सेक्शन में टाइप करें। मैं आपको कक्षा 10, 11, 12 पहली से लेकर जितनी भी गणित के प्रॉब्लम्स हैं उन सबको हल करके दूंगा। धन्यवाद।